हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नर्सिंग अधिकारी। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए इन्फॉर्मेशन और नॉलेज दोनों की बात करने वाले। इन्फॉर्मेशन की बात करी जाए तो हम लेके आए हैं आपके लिए खुशखबरियाँ। खुशखबरियों के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं आपके लिए एक नई इन्फॉर्मेशन, नई जानकारी जो कि आपको मिलने वाली है और आपने अभी तक या तो प्राप्त कर ली होगी। वो है संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ की वैकेंसी 252 पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स ग्रेड सेकंड की। सेकंड जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए वो है और ट्यूटर की वैकेंसीज की। इन दोनों की जो वैकेंसीज है इनके बारे में रेस्पेक्टिव नॉलेज आप या तो रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट न्यूज के अंदर और इनकी साइट पे जाकर देख सकते हैं। SGPGI लखनऊ की जो साइट है वो है sgpgi.com और एम्स नागपुर की साइट है वो भी आप एम्स नागपुर की साइट से जाके देखेंगे। दोस्तों, नॉलेज की जो बात है, नॉलेज के अंदर हम लेके आए हैं पिछले सेशन का कंटिन्यूएशन और कीमोथेरेपी का कुछ सेशन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। रेडियोथेरेपी के अंदर पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था उसका ब्रेकीथेरेपी से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। इस सेशन में हम करेंगे डिस्कस रेडियोथेरेपी के टेलीथेरेपी चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स। दोस्तों, ये टेलीथेरेपी के क्वेश्चंस जो हैं PGI 2014 की एग्जाम और उसके बाद एम्स नॉर्सेट की एग्जाम के अंदर आए हुए हैं और कीमोथेरेपी के क्वेश्चंस वो भी एम्स नॉर्सेट के अंदर और GNCH में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, अपने लक्ष्य को ध्यान रखते हुए अपने शस्त्रों को तैयार करिए और शुरू हो जाइए क्योंकि हम आने वाले समय के अंदर इन लक्ष्य को भेद के रहेंगे अपने शस्त्रों से। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं अपने वीडियो की तरफ चलते हैं क्या कह रहा है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए नर्सिंग ऑफिसर टीचिंग स्किन केयर टू ए पेशेंट। एक नर्सिंग ऑफिसर पेशेंट को स्किन केयर के बारे में बता रहा है फॉर रेडिएशन थेरेपी के क्लाइंट को। विच इंस्ट्रक्शन इज अप्रोप्रिएट? कौन सा इनमें से दिया गया इंस्ट्रक्शन अप्रोप्रिएट है, उपयुक्त है? तो यहाँ पे स्किन केयर की बात की जा रही है, क्लाइंट जिसको रेडिएशन थेरेपी चल रही है, टेलीथेरेपी चल रही है। ऑप्शन ए है इन रिंस एरिया विद नॉर्मल सलाइन, उस स्किन के एरिया को नॉर्मल सलाइन से वॉश कर सकते हैं, धो सकते हैं। बी है क्लीन द एरिया विथ माइल्ड सोप एंड वाटर इफ नीडेड, उस एरिया को थोड़ा साबुन और पानी के साथ धो लें। तीसरा है अपना ऑप्शन सी अप्लाई मॉइस्चराइजर इफ ड्राइनेस अकर, अगर उस स्किन एरिया पे ड्राइनेस होती है तो मॉइस्चराइजर अप्लाई करें। फोर्थ ऑप्शन है डी कवर विथ टाइट ड्रेसिंग टू इरेडिएट एरिया, जिस एरिया पे रेडिएशन दी गई है उसे हम टाइट ड्रेसिंग से कवर रखें। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट है वो नर्सिंग ऑफिसर को यहाँ पे ध्यान रखना है, बताना है आंसर के रूप में। तो दोस्तों, यहाँ पे किस स्किन की बात हो रही है? बेसिकली एक रेडिएशन थेरेपी में स्किन केयर किस एरिया की बात हो रही है? तो आपको देखिए, एक क्लाइंट जिसको रेडिएशन थेरेपी दी जाती है, टेलीथेरेपी दी जाती है, रेडिएशन की टेलीथेरेपी दी जाती है, जिसके अंदर रेडिएशन सोर्स जो होता है वो रेडिएशन सोर्स जो होता है वो अपनी बॉडी से दूर होता है। अगर मान लीजिए ये रेडिएशन सोर्स है, ये बॉडी है, तो किस स्किन की बात हो रही है यहाँ पे? इस रेडिएशन सोर्स से दी जाने वाली जिस जगह पे ट्यूमर है, जहां पे ये रेडिएशन सोर्स की बीम क्या की जा रही है, सेंटर की जा रही है, उस एरिया की स्किन की बात यहाँ पे हो रही है। तो आपको स्किन केयर की बात हो रही है तो यहाँ पे इस स्किन के बारे में नर्सिंग ऑफिसर को ध्यान रखना है। आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, देखिए एक छोटा सा इमेज जिसके अंदर दिख रहा है कि क्लाइंट जो क्या कर रहा है, रेडिएशन थेरेपी ले रहा है और उसकी स्किन पे कुछ मार्किंग्स बनी हुई है। तो दोस्तों, टेलीथेरेपी में सिर्फ इस स्किन मार्किंग से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको इस स्किन के लिए क्या क्या आपको ध्यान रखना है, क्या बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उनके बारे में जानना होगा, तब जाके आप इस क्वेश्चन का आंसर ठीक कर पाएंगे। और अगर मान लीजिए भविष्य में ये क्वेश्चन और किसी लैंग्वेज के रूप में भी अगर आपके सामने आता है तो आप उसे क्रैक करेंगे। ठीक है, तो हमें लगाना है यहाँ पे पता कि क्या क्या स्किन केयर के लिए बेसिक प्रिंसिपल हो सकते हैं जिस स्किन पे क्या दिया जा रहा है, टेलीथेरेपी या
टेली रेडियोथेरेपी दी जा रही है। तो सबसे पहले हम क्या ध्यान रखते हैं, नंबर 1 कि जिस एरिया पे स्किन मार्किंग्स बनी हुई है उस एरिया को क्या करते हैं, वॉश करते हैं, वॉश विथ माइल्ड सोप एंड वाटर। सिर्फ सामान्य साबुन और पानी से इसको धोना होता है, ठीक है। सेकंड, वॉश विथ हैंड्स ओनली, वॉश विथ हैंड्स ओनली। सिर्फ हाथों से इसको क्या करना है, वॉश करना है, रिंस करना है, नॉट विथ वॉश क्लॉथ्स, नॉट विथ वॉश क्लॉथ। किसी प्रकार का ऐसा कोई कपड़ा हो जिससे रगड़ की स्किन को धोया जाता है, ऐसे किसी कपड़े से उस एरिया को नहीं धोना होता है, ठीक है। थर्ड, जो एरिया है उसके ऊपर नो एप्लीकेशन ऑफ पाउडर, किसी प्रकार का वहां पर पाउडर नहीं लगाना है। ऑइंटमेंट, किसी प्रकार का ऑइंटमेंट वहां नहीं लगाना है। क्रीम, किसी प्रकार की क्रीम वहां नहीं लगानी है। किसी प्रकार का लोशन वहां पे नहीं लगाना है। और क्या ध्यान रखना है, और हमें ध्यान रखना होता है कि अवॉइड दैट एरिया टू एक्सपोज इन हीट। उस एरिया को हीट एक्सपोजर से बचाना होता है। साथ ही साथ अवॉइड दैट एरिया टू एक्सपोज इन सन, उसको सूरज की रोशनी से भी उसे बचाना होता है। इसके अलावा आप क्या करते हैं, उसकी जो ये स्किन का एरिया है उसे हम सॉफ्ट क्लॉथ से कवर करते हैं, सॉफ्ट क्लॉथ से कवर करते हैं, कवर विथ सॉफ्ट क्लॉथ्स। और इस एरिया के ऊपर नो बेल्ट्स, नो बकल्स, नो स्ट्रैप्स, किसी प्रकार के बेल्ट्स, बकल्स और स्ट्रैप्स नहीं बांधते होते हैं, ठीक है। नो टाइट ड्रेसिंग्स, इस एरिया को किसी भी प्रकार की ड्रेसिंग से भी कवर नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये थी उस स्किन की केयर जहां पे रेडिएशन थेरेपी एक कैंसर क्लाइंट ले रहा है। तो फ्रेंड्स हमारे को ध्यान होना चाहिए इन 5-7 बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में। अगर ये प्रिंसिपल हमें पता है तो टेलीथेरेपी हम आसानी से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। तो दोस्तों अब वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर कि ये नर्सिंग ऑफिसर टीचिंग द स्किन केयर, आपको मैंने बताया इमेज के थ्रू कि कौन सी स्किन की बात हो रही है, उसी स्किन की बात हो रही है। तो उसी स्किन की बात कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में कि उसके बारे में टीचिंग दे रहे हैं एक रेडिएशन थेरेपी वाले क्लाइंट को, नर्सिंग ऑफिसर। तो इनमें से कौन सा इंस्ट्रक्शन है वो ठीक है। रिंस द एरिया विद नॉर्मल सलाइन, नहीं। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि उस एरिया को सिर्फ किससे धो सकते हैं, वॉश कर सकते हैं, वाटर और माइल्ड सोप से। क्लीन द एरिया विथ माइल्ड सोप एंड वाटर इफ नीडेड, ये आंसर उसका सही है। थर्ड ऑप्शन है अप्लाई मॉइस्चराइजर इफ ड्राइनेस अकर्स, यहाँ पे एक मॉइस्चराइजर लगाया जाए अगर ड्राइनेस रहती है तो नहीं, क्योंकि हमारा जो तीसरा बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या कह रहा है, नो एप्लीकेशन ऑफ पाउडर, ऑइंटमेंट, क्रीम एंड लोशन, किसी प्रकार का पाउडर, ऑइंटमेंट, क्रीम और लोशन वहां पे नहीं लगाना है। तो ये भी यहाँ पे ऑप्शन हो जाता है रॉन्ग। ऑप्शन डी है कवर विद टाइट ड्रेसिंग टू इरेडिएट एरिया, जिस एरिया पे जहां पे रेडिएशन ले रहा है क्लाइंट उस एरिया को टाइट ड्रेसिंग से कवर करे, ये भी यहाँ पे ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि हमारा जो बेसिक प्रिंसिपल 6 है वो क्या कह रहा है, नो बेल्ट्स, बकल्स, स्ट्रैप्स एंड टाइट ड्रेसिंग्स ओवर द एरिया। तो यहाँ पे हम इस प्रकार की चीजें उस एरिया पे जहां पे स्किन मार्किंग है वहां पे नहीं करते हैं, नहीं लगाते हैं, साथ ही साथ उस स्किन मार्किंग को हटाते भी नहीं है, ठीक है। डू नॉट रिमूव दैट स्किन मार्किंग एरिया। 7, डू नॉट रिमूव दैट स्किन मार्किंग एरिया, स्किन मार्क।
जिस एरिया पे वो जो स्किन मार्क्स हैं उसे हम नहीं हटाते हैं। तो दोस्तों इन मार्क्स का बेसिकली आपने इतना सब कुछ पढ़ा, बेसिकली इनका होता क्या है, उद्देश्य क्या है कि ये मार्किंग्स करी जाती है। इन मार्किंग्स के करने का उद्देश्य दोस्तों ये होता है कि नेक्स्ट टाइम जब क्लाइंट रेडिएशन थेरेपी लेने आता है तो ये रेडिएशन टेक्नीशियन को, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन को ये जल्दी से इजीली ये समझने में सहायता करती है कि बीम को कहाँ पे फोकस करना है, रेडिएशन की बीम को किस एरिया पे फोकस करना है, इसीलिए मार्किंग्स बनाई जाती है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन जो था टेलीथेरेपी से रिलेटेड। आगे हम नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर लास्ट था अपना क्वेश्चन नंबर 5, वो पीजीआई 2014 की एग्जाम में पूछा गया था, साथ ही साथ एम्स नॉरसेट में भी उसके बाद एक बार पूछा जा चुका है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर नीडेड फॉर डोज ऑफ कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के डोज के लिए कौन सा पैरामीटर यहाँ पे आवश्यक होता है, नीड पड़ती है उसकी। तो हमारा ऑप्शन ए है एज ऑफ द क्लाइंट, क्लाइंट की एज, वेट ऑफ द क्लाइंट, क्लाइंट का वेट, सी है बॉडी मास इंडेक्स, और डी है बॉडी सरफेस एरिया ऑफ द क्लाइंट, क्लाइंट का बॉडी सरफेस एरिया। तो इन चारों में से कौन सी चीज है जो हमारे को कीमोथेरेपी की डोज को डिसाइड करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कीमोथेरेपी की डोज के लिए क्या यूज किया जाता है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो कीमोथेरेपी की डोज होती है वो बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। बॉडी सरफेस एरिया BSA जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, BSA, बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसे उसकी डोज को कैलकुलेट करते हैं। बॉडी सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाइट इन सेंटीमीटर इनटू वेट इन केजी अपॉन 3600 का रूट। क्या होता है, हाइट इन सेंटीमीटर इंटू वेट इन केजी अपॉन 3600। मतलब हाइट और वेट उसका दोनों हमारे को सेंटीमीटर और केजी में चाहिए। उसके बाद हम क्या निकाल सकते हैं, BSA, और फिर BSA से हम क्या कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ डोज, किसका, कीमोथेरेपी का। तो कीमोथेरेपी डोज कैलकुलेशन किससे किया जाएगा, BSA से, और BSA के लिए क्या चाहिए, हाइट और वेट। ये दोनों ऑप्शन हमारे पास, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। तो यहाँ पे एज ऑफ द क्लाइंट, यहाँ पे एज से कोई रिलेशन नहीं है, तो हमारा ये ऑप्शन हो जाता है रॉन्ग। सेकेंड ऑप्शन है वेट ऑफ द क्लाइंट। ओके, वेट यहाँ पे है, परंतु अकेले वेट से ये क्या किया जा सकता है कैलकुलेट, नहीं, तो ये ऑप्शन भी हमारा हो जाता है रॉन्ग। ऑप्शन सी बॉडी मास इंडेक्स। देखिए बॉडी मास इंडेक्स में चाहिए ये दोनों चीजें होती है, पर बॉडी मास इंडेक्स अपने आप के अंदर एक अलग चीज है, ठीक है। बॉडी मास इंडेक्स का भी हमारे को फॉर्मूला बहुत बार पता होना चाहिए, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, पर हम डोज कैलकुलेशन के लिए इसको यूज करते हैं नहीं। ये हो गया ऑप्शन रॉन्ग। तो ऑप्शन है बॉडी सरफेस एरिया ऑफ द क्लाइंट, क्लाइंट का बॉडी सरफेस एरिया, जिससे हम क्या कर लेते हैं, क्लाइंट की कीमोथेरेपी की डोज को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे है राइट। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सभी जितनी भी दवाइयां होती है नॉर्मली हम जो डेली रूटीन में देते हैं, पैरासीटामोल हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, इन सब का डोज क्या होता है, क्लाइंट का वेट पे और क्लाइंट की एज पे डिपेंड करता है। परंतु यहाँ पे ये जो कीमोथेरेपी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वो करती है बॉडी सरफेस एरिया को, और ये बॉडी सरफेस एरिया हम कैलकुलेट करते हैं हाइट इंटू सेंटीमीटर इंटू वेट इन केजी अपॉन 3600 का रूट। इस तरह से हम इसका पता लगाते हैं। दोस्तों ये बॉडी मास इंडेक्स है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, एग्जाम में ये भी बहुत बार पूछा गया है, हाइट वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो ये होता है हमारा BMI, बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 7, मोस्ट कॉमनली यूज्ड रूट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज किया जाने वाला मोस्ट कॉमन रूट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ
कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी को मोस्ट कॉमनली किस रूट से दिया जाता है? ऑप्शन ए है ओरल, ऑप्शन बी है इंट्रामस्क्यूलर, ऑप्शन सी है इंट्रावेस्क्यूलर, ऑप्शन डी है इंट्रा आर्टेरियल। तो इनमें से कौन सा रूट है जिसके थ्रू हम कीमोथेरेपी को मेनली देते हैं, मोस्टली देते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं इस वे को? तो दोस्तों देखिए, आपको पता होना चाहिए कि कीमोथेरेपी बहुत सारे वेज से दी जाती है। ओरली भी दिए जाते हैं कुछ कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स, कुछ दिए जाते हैं आईएम, कुछ आईवी दिए जाते हैं, पर मोस्ट कॉमनली जो वे होता है वो होता है इंट्रावेस्क्यूलर। मोस्ट कॉमन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज इंट्रावेस्क्यूलर। सेकंड, मोस्ट सेफ भी यही होता है। तो मोस्ट सेफ, ठीक है, मोस्ट कॉमन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मोस्ट सेफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, साथ ही साथ मोस्ट इफेक्टिव रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी इंट्रावेस्क्यूलर ही होता है। और इंट्रावेस्क्यूलर में भी कौन सा होता है? सेंट्रल लाइन कैथेटर या सेंट्रल वीन कैथेटर से। तो आपको समझ आया होगा फ्रेंड्स कि जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो मेनली होता है वो होता है आईवी। आईवी में भी कौन सा? सेंट्रल वीन कैथेटर से, सीवीसी से जो दिया जाता है, उसी तरीके से हम क्या करते हैं, कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स को एडमिनिस्टर करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन तीन तरह से आ सकता है कि मोस्ट कॉमन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मोस्ट सेफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और मोस्ट इफेक्टिव रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। ऑप्शन में आपके पास हो सकता है आईवी, ऑप्शन में आपके पास हो सकता है सेंट्रल लाइन कैथेटर, ऑप्शन में आपके पास हो सकता है सेंट्रल वीन कैथेटर। तो आपका आंसर होना चाहिए इंट्रावेस्क्यूलर सेंट्रल वीन कैथेटर के थ्रू, ठीक है, क्योंकि यही एक माध्यम है जिससे हम मोस्ट सेफ, मोस्ट इफेक्टिवली और मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं। तो यहां पे हमारे ऑप्शंस है, ऑप्शन ए ओरल, तो यहां पे आंसर हो जाता है, ये ऑप्शन हो जाता है रॉन्ग। ऑप्शन बी है इंट्रामस्क्यूलर, मस्क्यूलर में देते हैं बहुत सारी दवाइयां, पर दिस इज नॉट द मोस्ट कॉमनली यूज्ड रूट। ऑप्शन सी इज इंट्रावेस्क्यूलर, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाता है राइट। ऑप्शन डी इंट्रा आर्टेरियल नहीं, बहुत कम दवाइयां हैं जो हम इंट्रा आर्टेरियल यूज करते हैं, देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है? ऑप्शन ए एलोपेसिया, ऑप्शन बी नोजिया एंड वोमिटिंग, ऑप्शन सी कॉन्स्टिपेशन और ऑप्शन डी मोकोसाइटिस। दोस्तों देखिए, कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स बहुत प्रकार के होते हैं। कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स को मेनली हम क्या करते हैं, दो टाइप्स में बांटते हैं, सेल साइकिल स्पेसिफिक और सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक। ये बांटने का उद्देश्य क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए बेसिकली जो कैंसर होता है, नॉर्मल जो सेल्स होती है, नॉर्मल सेल्स के अंदर क्या होता है, एक सेल से डिवीजन होके कंट्रोल्ड डिवीजन के थ्रू क्या होती है, दो सेल बन जाती है, ठीक है। तो ये कंट्रोल्ड डिवीजन। परंतु कैंसरस सेल्स के अंदर क्या होगा, एक सेल से डिवीजन होके क्या होता है, बहुत प्रकार की, बहुत ही नंबर में सेल्स बन जाती है, एक की जगह, दो की जगह, यहाँ पे बहुत सारी अनकंट्रोल्ड खूब सारी सेल्स बन जाती है। रिजल्टिंग वो एरिया ट्यूमरस दिखता है, उस एरिया में ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। इसी कारण कैंसर की सेल्स के डिवीजन को क्या कहते हैं, अनकंट्रोल्ड और एबनॉर्मल डिवीजन। अब कंट्रोल्ड डिवीजन में क्या कहते हैं, हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए किसी सेल का जो डिवीजन हो रहा है एक सेल से, ये जो दो सेल बनने वाली प्रक्रिया है ये डायरेक्ट नहीं होता है, ये भी कुछ चरणों से होके गुजरता है, कुछ स्टेप्स से होके गुजरता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल। सेल साइकिल में अगर मान लीजिए ये सेल दो सेल बनाना चाहती है, तो ये सेल पहले क्या करती है, गेप 1 में आती है। क्या करती है, गेप 1 फेज के अंदर एंटर करती है, गेप 1 G1 फेज कहते हैं, जहां पे ये क्या करती है,
ये सेल कुछ समय तक रह के कुछ यहाँ पे न्यूट्रिशन वगैरह खुद के लिए वो सभी चीज़ें जुटाती है जो इसको डिवीजन होने के बाद नई जो दो दो डॉटर सेल बनाएगी उनके लिए इसको चाहिए होता है। तो अपने मटेरियल में ये क्या करती है, इंक्रीमेंट करती है, बढ़ाती है उस मटेरियल को। फिर एस फेज के अंदर एंटर करती है, एस फेज में, जिसे हम सिंथेसिस फेज कहते हैं। सिंथेसिस फेज में भी ये क्या करती है, कुछ मटेरियल को सिंथेसाइज करती है, डीएनए वगैरह को सिंथेसाइज करती है। फिर उसके बाद क्या करती है, ये सेल G2 फेज के अंदर क्या करेगी, एंटर करेगी G2 फेज में, गैप 2 फेज। कुछ समय के लिए सेल यहाँ पे रेस्ट करती है और भी बहुत सारी चीजें जो इसको चाहिए होती है वो और जुटाती है। उसके बाद ये सेल क्या करती है, उसके बाद ये सेल एम फेज में एंटर करती, क्या करती है, एम फेज में, जिसको हम कहते हैं माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज, ये जो फेज होती है इसके अंदर 4 प्रकार की होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इस तरह से इनसे गुजर के ये सेल क्या करती है, फिर दो सेल्स बना लेती है। तो ये बन गई हमारी 2 सेल्स। ठीक है, तो इस तरह से एक साइकिल के थ्रू एक सेल से यहाँ पे 2 सेल बन रही है। इन चरणों से होके, इन स्टेप से होके उसको गुजरना पड़ता है एक सेल को नॉर्मली। इसी को हम क्या कह देते हैं, सेल साइकिल। तो ऐसी दवाइयां, ऐसी कीमोथेरेप्यूटिक दवाइयां जो क्या करती है, सेल के डिवीजन को रोक दे, क्या कर दे, ऐसी दवाइयां जो सेल के डिवीजन को रोक दे, उन्हें हम क्या कहते हैं, कैंसर के एस्पेक्ट में कह देते हैं कीमोथेरेपी। बेसिकली कीमोथेरेपी का जो मतलब होता है, कीमो प्लस थेरेपी से होता है। कीमो का मतलब केमिकल्स, थेरेपी का मतलब उपचार, ट्रीटमेंट। तो केमिकल्स के थ्रू ट्रीटमेंट करना कीमोथेरेपी कहलाता है। तो यहाँ पे कुछ केमिकल्स या कुछ दवाइयां ऐसी यूज करी जाती हैं जो इस सेल साइकिल को क्या करती, अफेक्ट करती है। अगर मान लीजिए कोई दवाई आके उन सेल्स को गैप 1 फेज में एंटर नहीं करने देती है, या मान लीजिए दवाइयां आके एस फेज में एंटर नहीं करने देगी, तो रिजल्टिंग क्या होगी, 2 सेल यहाँ पे नहीं बन पाएगी, सेल्स का डिवीजन नहीं हो पाएगा, रिजल्टिंग ट्यूमर यहाँ पे रुक जाता है, ट्यूमर की साइज रुक जाएगी। तो ये करती है कीमोथेरेपी दवाइयां जो सेल साइकिल स्पेसिफिक होती है। तो यहाँ पे 2 प्रकार की कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स हो जाते हैं, जिनको एक को कह देते हैं हम यहाँ पे सेल साइकिल स्पेसिफिक, जो इस सेल साइकिल पे आके आगे की तरफ डिवीजन नहीं होने देते और ट्यूमर का साइज रोक देते हैं। कुछ कीमोथेरेप्यूटिक ऐसी दवाइयां होती है जो इस सेल साइकिल पे काम नहीं करती, उनको किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता है सेल के डिवीजन से रिलेटेड, ठीक है, फिर भी वो ट्यूमर का साइज कम कर देती है, ट्यूमर के साइज को बढ़ने नहीं देती है, उसे कह देते हैं सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक। तो ये 2 प्रकार की होती है हमारी कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स, कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स। ठीक है, तो ये है कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन। तो दोस्तों बहुत सारी दवाइयां हैं, सभी का अपना एक अलग साइड इफेक्ट होता है, परंतु जो ऐसा साइड इफेक्ट जो सभी दवाइयों के अंदर मेनली देखने को मिलता है, वो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे से पूछ रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि सभी दवाइयों के अपने अलग अलग साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि बुसल्फान का अलग होता है और साइक्लोफॉस्फेमाइड का अलग होएगा, ईफॉस्फेमाइड का अलग होता है। इन सभी दवाइयों के, सभी कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स के अलग अपने स्पेसिफिक साइड इफेक्ट होते हैं, परंतु यहाँ पे इंडिविजुअलाइज नहीं किया गया है। क्वेश्चन को पूछा जा रहा है जनरलाइज्ड वे में कि मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है। तो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी आपको पता है कि क्या होता है, वो होता है नोजिया एंड वॉमिटिंग। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में दिया गया है एलोपेशिया, सब होता है, दवाइयां, कीमोथेरेप्यूटिक दवाइयां एलोपेशिया भी करती है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन करती है, कॉन्स्टिपेशन भी करती है, विंकाइल केलॉइड्स क्या करती है, कॉन्स्टिपेशन भी करती है, जो कहीं ना कहीं फर्दर पैरालाइटिक इलियस के अंदर चेंज हो जाता है। म्यूकोसाइटिस, हाँ सर, म्यूकोसाइटिस भी करती है। ये सेल्स क्या करती है, जो बड सेल्स होती है उनको भी नष्ट करती है, ठीक है, और अंदर की तरफ क्या करती है, ये शरीर की जितनी भी WBCs होती है उनकी काउंट्स को भी अफेक्ट करती है, रिजल्टिंग बॉडी के अंदर, छोटे मोटे बॉडी की जितने भी कैविटीज के अंदर जितने भी नॉर्मल फ्लोराज जो होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, वो क्या करने लग जाते हैं, अपने आप में ग्रो करने लग जाते हैं और वो भी इन्फेक्शन क्रिएट कर देते हैं। तो अगर मुंह के फ्लोरा, माउथ के फ्लोरा है,
वो भी अगर मान लीजिए इन्फेक्शन क्रिएट कर देते हैं तो म्यूकोसाइटिस हो जाता है। ठीक है। एलोपेशिया, हाँ सर, बर्ड्स जो सेल होती है, जितनी भी हेयर बर्ड सेल्स होती है वो भी नष्ट हो जाती है, क्योंकि कीमोथेरेपीज का क्या होता है, जनरलाइज्ड इफेक्ट बॉडी में देखने को मिलता है, पूरी बॉडी के अंदर इनका इफेक्ट देखने को मिलता है। तो जो इमेच्योर सेल्स होती है, जो इमेच्योर बर्ड सेल्स होती हैं, जो अभी अभी क्या करने वाली है, अपनी ग्रो करने वाली है, वो भी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो शरीर के बालों वाली जितनी भी सेल्स होती है, हेयर बर्ड्स होती हैं, वो भी क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, रिजल्टिंग एलोपेशिया भी देखने को मिलता है। तो बहुत सारी साइड इफेक्ट होते हैं, परंतु मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट हमारे यहाँ पे क्या होता है साहब, नोजिया एंड वोमिटिंग। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि कीमोथेरेपी का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है नोजिया, वोमिटिंग। इसी के साथ मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूं कि जो रेडियोथेरेपी है उसका भी एक मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है। मोस्ट कॉमन साइड, अगर मान लीजिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ रेडियोथेरेपी, तो आपका आंसर होना चाहिए फैटिक। क्या होता है आपका आंसर, फैटिक, थकान। सबसे ज्यादा जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट जो देखने को मिलता है रेडियोथेरेपी का, वो होता है फैटिक। ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे हो गए दोनों साइड इफेक्ट्स, कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट नोजिया एंड वोमिटिंग और रेडियोथेरेपी का फैटिक। तो आपको ये दोनों क्वेश्चंस, ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो दोस्तों ये हमने देखे हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, इनके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो पीजे 2014 और नॉर्सेट के बाद की एग्जाम के क्वेश्चन भी हमने देखा है। इसके अलावा आगे वाले जो क्वेश्चंस देखे हैं ये भी फर्दर बहुत बार आने की संभावना बनी रहती है और आया हुआ भी है। तो ये चीजें आपको कवर करते रहना है। और दोस्तों अगर मान लीजिए आपको और भी किसी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए होता है कि जो आपको बहुत ही लेंदी और बहुत ही प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, तो हम अच्छी स्ट्रेटजीज के साथ उसको कवर करने की पूरी कोशिश करते हैं। आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।